आज के इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सुबह की चाय का पेमेंट हो, ऑफिस जाने के लिए कैब का बिल या लोकल मार्केट में सब्जी वाले को पैसे देने हों, ये सब कुछ अब बस एक स्कैन और कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर है। सच कहूं तो ये अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बची है, इसने भारत के पेमेंट इतिहास को पूरी तरह से बदलकर रोजमर्रा के लेन देन को एक नेशनल हैबिट बना दिया है। लेकिन ये डिजिटल सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, खासकर क्रेडिट इंटीग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन के रूप में, जो हमारे पूरी इकोनॉमी को जड़ से बदल कर रख देगा। तो चलिए इस डेटा की थोड़ी गहराई में चलते हैं। 29 लाख करोड़ रुपए, इस पर थोड़ा गौर करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एनपीसीआई के लेटेस्ट प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स का अनुमान ये कहता है कि मार्च 2026 तक सिस्टम लगभग 22,641 मिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल करेगा और इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू 29 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क पर 705 बैंक्स लाइव होंगे। ये स्केल बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट का बुनियादी ढांचा कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है। इसका सबसे पहला बड़ा कदम है छोटी पेमेंट से हर तरह की रुकावट को बिल्कुल हटा देना। पहले 10 रुपए की चाय या पानी की बोतल के लिए पेमेंट फेल होने पर कितनी उलझन होती थी। अब यूपीआई लाइट रोजमर्रा के इन छोटे खर्चों के लिए एक टोटल गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसे खास तौर पर 1000 रुपए से कम के पेमेंट्स को बिना किसी पिन के बिल्कुल बिजली की रफ्तार से प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस छोटे अमाउंट के ही होते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी रुकावटों को हटाकर डेली पेमेंट्स को एकदम सीमलेस बनाया जा रहा है। और जब बात सिर्फ एक इंसान की ना होकर पूरे परिवार या ऑफिस की हो, तो ऐसी इनोवेशन और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हैं। यहीं पर यूपीआई सर्कल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फीचर शेयर्ड खर्चों को बहुत ही स्मूथ बना देता है। जैसे घर का कोई मुखिया अपने अकाउंट से बच्चों या स्टाफ को एक तय लिमिट के अंदर सेफ पेमेंट करने की परमिशन दे सकता है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तब होती है जब वो रियल वर्ल्ड की फैमिली नीड्स और रोज़मर्रा के डायनामिक्स के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रहा है, और वो है क्रेडिट इंटीग्रेशन। पहले ये सिस्टम सिर्फ बैंक अकाउंट से सीधे पैसे कटने यानी डेबिट तक ही सीमित था, लेकिन फ्यूचर रुपे क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करने का है। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये भारत को एक सेविंग्स ड्रिवन मॉडल से निकालकर एक डायनामिक क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अब सिर्फ एक पे नाउ सिस्टम नहीं रहा, बल्कि ये स्पेंडिंग, क्रेडिट यूसेज और रिवॉर्ड्स का एक विशाल इकोसिस्टम बन रहा है। हर छोटे व्यापारी तक क्रेडिट की पहुंच को आसान बनाना इस डिजिटल इकोनॉमी के लिए वाकई अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्रेडिट इंटीग्रेशन के साथ साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, जो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और वो है इसका ग्लोबल विस्तार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डोमेस्टिक सिस्टम को एक इंटरनेशनल पावर हाउस में बदल रहा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का ये एक्सपेंशन हमारी आर्थिक दिशा को रीडिफाइन कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में किसी विदेशी ट्रिप पर लोकल वेंडर को पेमेंट करना या विदेश से पैसे मंगाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज पड़ोस की दुकान पर पेमेंट करना होता है। ये आर्थिक सीमाओं को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब सिस्टम इतने बड़े ग्लोबल स्केल पे काम कर रहा हो और क्रेडिट का फ्लो लगातार बढ़ रहा हो, तो सिक्योरिटी को भी उसी तेजी से अपग्रेड होना ही पड़ेगा। बार बार पिन डालने के बजाय अब फ्यूचर स्मार्टर सिक्योरिटी का है, यानी ऑन डिवाइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन को एक बहुत मजबूत ऑप्शन के रूप में लाया जा रहा है। इससे बिना किसी लंबे प्रोसेस के सिक्योरिटी और भी ज्यादा नेचुरल और मजबूत बन जाती है। और इतने मैसिव ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को सेफ रखने के लिए ये करना बेहद जरूरी भी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, एक सेफ डिजिटल माहौल बनाए रखने के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार होती है। इतने विशाल और सक्सेसफुल सिस्टम को चलाने के लिए सोसाइटी का अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसकी जांच करना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और स्क्रीन शेयरिंग या इमोशनल फ्रॉड के तरीकों को पहचान लेना, ये सब बहुत वाइटल स्टेप्स हैं। एक एजुकेटेड और जागरूक पब्लिक ही इस टेक्नोलॉजी को इतने बड़े स्केल पर सिक्योरली सक्सेसफुल बना सकती है। इन तमाम टेक्निकल बदलावों और सिक्योरिटी अपग्रेड्स के बीच एक बहुत ही गहरी सच्चाई उभर कर आती है। इसने सिर्फ पैसे ट्रांसफर करना ही आसान नहीं किया, बल्कि इसने सचमुच भारत में भरोसे को स्क्रीन पर ला दिया है। ये बिल्कुल सच है कि कैश रातों रात गायब तो नहीं होगा, लेकिन बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक इस डिजिटल ढांचे पर ट्रस्ट इतना पुख्ता हो चुका है कि कैश का यूज लगातार कम हो रहा है। ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं और एक अल्टीमेट सुपर ऐप इकोसिस्टम का रूप कैसे लेती हैं। शुरुआत बेसिक पेमेंट्स और बिल्स से हुई, फिर डेलीगेटेड एक्सेस के जरिए पूरे परिवार को इससे जोड़ा गया, और अब जैसा कि हमने देखा, क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम और ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इसमें पूरी तरह समा रहे हैं। ये सारे माइक्रो और मैक्रो फीचर्स मिलकर इस एक ऐप को एक ऐसे मुकम्मल डेली फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहे हैं जिसके बिना आने वाले वक्त की आर्थिक दिनचर्या की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल यूनिवर्स बन गया है। तो इन सब विश्लेषणों के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ये सिस्टम आगे चलकर और कितना विशाल होगा? खासकर क्रेडिट इंटीग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर विस्तार को देखते हुए इस डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी का भविष्य वाकई में अविश्वसनीय रूप से मजबूत लग रहा है। इस आर्थिक क्रांति को आगे बढ़ते हुए देखना बहुत ही रोचक होगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल और गहरे फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए फाइनेंस बाय संदीप के साथ जुड़े रहना एक बिल्कुल सही कदम है। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।